हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 में। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स से, कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 22 के वीडियो नंबर 1, 2 और 3 पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के भेजे। क्यों भेजे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्यों भेज दिए सर ने। एक्चुअल में जब हमने अपना निर्मल ऐप शुरू किया तो निर्मल ऐप शुरू करने से पहले हमने 3 वीडियो यूट्यूब पर डाले थे और वो यूट्यूब पर ही रह गए, निर्मल ऐप पर नहीं आ पाई। तो चौथे वीडियो से आपको उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने को मिला। कुछ बच्चों को, कुछ ने पढ़ लिए थे, अच्छी बात है, तो उनको हमने अब डलवा दिया। अब आपको जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना हो तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले 1, 2, 3 वीडियो पढ़ेंगे, देन आप शुरू से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको ऐप पर मौजूद है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपकी यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट 5 में कंप्लीट करवा चुका हूँ इकोनोबॉटनी। यूनिट नंबर 9 जो पवन जी ने पढ़ाई थी जेनेटिक्स, वो आप यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके हैं, उसका टेस्ट भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने कल अपना ये वीडियो रोकते हुए बॉटनी का वो वीडियो भेजे थे। समझ में आ रही है ना आपको बात सबको? ठीक है ना? तो उनको उसी हिसाब से आप पढ़ लेना। पढ़ लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हो उन बच्चों के लिए है वो। आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 मादा युग्मकोदित का विकास का लेक्चर नंबर 5 भेज रहे हैं। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना? और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपको हर चैप्टर की पीडीएफ भेज रहे हैं और भेजेंगे। जो बच्चे पीडीएफ से बनाना चाहते हैं, पीडीएफ से लिखना चाहते हैं, वो आराम से लिखें, हमेशा भेजी जाएगी। और जो बच्चे रेडीमेड नोट्स लेना चाहते हैं वे बच्चे रेडीमेड नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना? वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको फिजिक्स के नोट्स जहाँ मिल रहे हैं, मैसेज आपको कर दिया है, वहीं आपको बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो उनको फिर आप लिख सकते हो आराम से। समझ में आई बात? नहीं आई? बाकी पीडीएफ तो भेजेंगे ही भेजेंगे। तो देखिए टॉपिक है हमारा आज का, याद करो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बीजांड की संरचना। तो जब वो बीजांड बना था, उस बीजांड के बनते बनते ही भ्रूणकोश बन गया था। भ्रूणकोश वो तो हमने एक साथ बता दिया था कि बीजांड कैसा होता है, भ्रूणकोश कैसा होता है। तो भ्रूणकोश और बीजांड जब बना था वो कैसे बना था? तो जरा देखें, गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन एक ऐसी घटना है जिसमें गुरु बीजाणु बनता है, और जब गुरु बीजाणु बन जाएगा, ये रहा सक्रिय गुरु बीजाणु, तो ही आगे जाकर के मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। इसलिए हमें पढ़ना है कि आखिर गुरु बीजाणु कैसे बनता है। तो गुरु बीजाणु बनने की जो घटना है, जो क्रिया है, उसी को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसे समझने के लिए हमको समझना होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो अंडाशय था, उस अंडाशय के अंदर जो बीजांड था, याद करो, वर्तिका, गृहवर्तिका, अंडाशय और अंडाशय में बीजांड। वो बीजांड पहले बीजांड नहीं था, वो कोशिकाओं का एक गुच्छा था। इस प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा था, ठीक है ना, जिसे केवल सिंपल बीजांडकाय कहते थे। कोशिकाओं का गुच्छा था, बीजांडकाय कहते थे, ठीक है ना? ये सारी की सारी कोशिकाएं हैं और ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं। सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं। इस बीजांडकाय से, ये बीजांडकाय है, ठीक है ना? क्या ये बीजांडकाय, न्यूसेलस, इसकी सभी कोशिकाएं गुच्छेनुमा द्विगुणित हैं। इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जो कि कहां होती है? हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, 11वीं क्लास में जाओ। बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस और अंदर की लेयर होती है हाइपोडर्मिस। तो अंदर की लेयर में से एक कोशिका, यानी हाइपोडर्मिस की एक कोशिका, अधस त्वचा की एक कोशिका क्या करती है? आकार आकृति में अपना रूप रंग बड़ा करने लग जाती है, और रूप रंग बड़ा करते करते और वो अपने अधिकतम स्थान को घेर लेती है। और जब वो अधिकतम स्थान को घेर लेती है तो इसके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जो द्विगुणित है, और सघन जीव द्रव्य पाया जाता है।
सघन जीव द्रव्य युक्त एक कोश का जिसका केंद्रक कैसा भैया जी, द्विगुणित 2n है, द्विगुणित, वो अधिकतम स्थान बीजांड काय का घेरना शुरू कर देती है। ये वाली कोशिका, इसको बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल, यानी प्रप्सु कोशिका। प्रप्सु यही विभाजित होगी आगे चल करके, इसे आर्की स्पोरियल सेल या प्रप्सु कोशिका कहते हैं। ये द्विगुणित है, अधिकतम आकार आकृति में हो गई। इस प्रप्सु कोशिका में अब क्या हुआ, ये विभाजित हुई, और विभाजन कैसा होता है, परिणत, और परिणत पेराइनल, और परिणत का मतलब होता है गोलाकार। ऐसे देखो जैसे ये कोशिका है तो परिणत विभाजन को जाएगी ना, तो ये इस प्रकार से बढ़ जाएगी यूं, ठीक है ना, परिणत इसे कहते हैं, परिणत विभाजन। तो ये परिणत विभाजन हो गया, जिसमें एक तो बाहर की तरफ कोशिका बन गई, ये वाली देखो, देख लो ये वाली कोशिका बन गई, एक तो बाहर की तरफ देख लीजिए ये वाली आउटसाइड में, और एक अंदर वाली बन गई। समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन से परिणत विभाजन हो गया। समसूत्री भी हुआ और परिणत भी हुआ। परिणत माने गोलाकार, जिसकी वजह से बाहर की कोशिका को बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, और अंदर की कोशिका वो कहलाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है, नरयुग्मक की तरह। अब भित्ति कोशिका क्या करेगी, सब जानते हो, प्राथमिक भित्ति कोशिका समसूत्री विभाजनों के द्वारा ये इस प्रकार के दो अध्यावरण बना लेगी। देख लो इधर, ये इस प्रकार के क्या बना लेगी भैया जी, दो अध्यावरण। अरे भाई भित्ति का काम क्या है, भित्ति बनाएगी, अध्यावरण बनाएगी, तो ये तो बन गया अध्यावरण, तो इसका काम तो हो गया, देख लीजिए, अध्यावरण बनाना, ठीक है ना, बराबर विभाजित होते हुए एक या दो अध्यावरण बना लेगी। कभी कभी नहीं भी बनाएगी तो अध्यावरण रहित हो जाएगा। और आंतरिक कोशिका जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कह रहे हैं, वो बीजाणु जन कोशिका अब अर्धसूत्री विभाजन को जाएगी। यहां पर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो चार अगुणित कोशिकाएं बनती है, जो आपके सामने 1 2 3 4 चार अगुणित कोशिकाएं बनेंगी, जो रेखिक क्रम में व्यवस्थित होंगी, और कोई क्रम नहीं होगा इनका, रेखिक क्रम में व्यवस्थित होंगी। इन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, चार का सेट, गुरु बीजाणु चतुष्क, जिसमें से 3 कोशिकाएं, ये वाली 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर हैं, ठीक है ना, ये नष्ट हो जाएंगी चौथी कोशिका को पोषण देते हुए। और जो चौथी कोशिका है वो निभाग की ओर होगी। ये निभाग है ना, ये बीजांड द्वार है, ये निभाग है, निभाग की ओर कोशिका सक्रिय यानी एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, और बाकी 3 कोशिकाएं इसको पोषण देते हुए नष्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास में एक एक्टिव आ गया, ये कोशिका हो गई अगुणित, जो बड़ी हो जाएगी आकार आकृति में, बहुत बड़ी हो जाएगी, अधिकतम स्थान घेर लेगी। ये अगुणित केंद्रक है, इसी को सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया सक्रिय गुरु बीजाणु। इस प्रकार गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है, इसी को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आ गया, समझ में नहीं आ गया, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, अरे भाई मैंने आपको कल बीजांड की संरचना पढ़ाई थी, और जब बीजांड पढ़ाया था तो बीजांड मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था कैसा होता है, पर वो बनता कैसे बीजांड, उसके अध्यावरण कैसे बनते हैं, उसका भ्रूण कोश कैसे बनता है, ये हम समझ रहे हैं। समझ में आ गई, तभी तो पता चलेगा भ्रूण कोश यानी मादा युग्मकोदित का विकास कैसे होगा। तो उसके बनने में क्या होता है, जब बीजांड का विकास होता है, जब बीजांड शुरुआती अवस्था में होता है, तो वो कोशिकाओं का गुच्छा होता है, एक समूह होता है, जिसकी बाहरी परत की कोशिकाएं एपिडर्मिस होती हैं और आंतरिक कोशिकाएं हाइपोडर्मिस होती हैं। तो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं जो होती है ना, उस हाइपोडर्मिस कोशिका में एक कोशिका अंदर वाली अपने आकार आकृति में वृद्धि करती है, उसमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य आपको दिखाई दे रहा है, द्विगुणित केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है, अधिकतम स्थान वो घेर लेती है, जिसे प्रप्सु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। यही कोशिका आगे जाकर विभाजित होकर के क्या बनाएगी, अध्यावरण भी बनाएगी और भ्रूण कोश भी बनाएगी। यही कोशिका में परिणत विभाजन होता है, गोलाकार परिणत, और परिणत विभाजन से 2 इस प्रकार की द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बाहर की तरफ की कोशिका होती है, एक अंदर की तरफ की कोशिका होती है, समसूत्री विभाजन से परिणत से। परिणत ऐसे गोलाकार, समसूत्री द्विगुणित द्विगुणित। बाहर वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, जो आगे जाकर के क्या बनाएगी, 2 अध्यावरणों का निर्माण करेगी, भित्तियों का निर्माण करेगी। आंतरिक कोशिका जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, ठीक है ना, ये समसूत्री चल रहा है, यहां पर समसूत्री चलेगा,
किसमें? अध्यावरण में। और जो आंतरिक कोशिका होती है इसे प्राथमिक बीजाणु जन या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन को जाएगी और अर्धसूत्री विभाजन करते हुए 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाएगी। समझ में आ गई? जो एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होंगे और इन्हें हम गुरु बीजाणु चतुष्क कहेंगे, जिनमें से निभाग की ओर वाला, इधर वाला निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, बाकी 3 इसको पोषण देते हुए नष्ट हो जाते हैं। इसी सक्रिय गुरु बीजाणु के निर्माण की संपूर्ण घटना को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। साथ साथ मैंने आपको बता दिया अध्यावरण कैसे बनते हैं, और ये कोशिकाएं तो बाकी रहेंगी, जो बची कुची कोशिकाएं जिसे अपन बीजांडकाएं कहते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके बाद हमारे पास गुरु बीजाणु जनन हो गया, यानी सक्रिय गुरु बीजाणु आ गया। अब ये सक्रिय गुरु बीजाणु किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा, जिसमें अंडकोश का होगी। क्योंकि अंडकोश का जब तक नहीं होगी तब तक नर युग्मकों का क्या काम? क्योंकि नर युग्मक आकर के अंडकोश का से ही मिलेंगे। इसलिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास या भ्रूण कोश का विकास या एम्ब्रोसैक का विकास फ्रॉम बाय द सक्रिय गुरु बीजाणु। इस गुरु बीजाणु से कैसे यहां पर एक 8 केंद्र की 7 कोशिकीय स्ट्रक्चर पॉलीगोनल प्रकार का बन जाएगा, एक बीजाणु प्रकार का बन जाएगा पॉलीगोनल। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं सक्रिय गुरु बीजाणु से कैसे हम भ्रूण कोश बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये गुरु बीजाणु जनन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो ऑन करूंगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक होगा हमारा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है ना? मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होगा ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे हम टॉपिक के रूप में। इस स्ट्रक्चर को मैं ऊपर बना देता हूं अभी आपके साथ में। यहां पर ये बना दिया मैंने आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपको। ये हो गया आपका, ये हो गया अगुणित, और इसको बोल रहे हैं अपन सक्रिय गुरु बीजाणु एक्टिव मेगा स्पोर। और अब टॉपिक रहेगा हमारा मादा युग्मकोद्भिद का, मादा युग्मकोद्भिद ब्रैकेट में भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, सक्रिय गुरु बीजाणु। ओके, इसको मैं बाहर ले आऊं, ये स्ट्रक्चर तो रहेगा, जरा देखते हैं। ये मेरे पास में सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसमें सिंपल है बिल्कुल, इसमें समसूत्री विभाजन होंगे। कितने होंगे? एक होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, तो पहला समसूत्री विभाजन हुआ यहां। ठीक है ना? तो इसमें यहां पर समसूत्री विभाजन हुआ, प्रथम पहला हुआ, पहला फर्स्ट, जिससे 2 केंद्रक बनेंगे। 2 बनेंगे ना अगुणित, एक चला गया इधर और एक चला गया इधर। किधर चला गया? ऐसे देख लो इधर, ये तो है ही स्थिति, ये तो समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है ना? ये तो अध्यावरण। ठीक है ना? एक चला गया निभाग की ओर और एक चला गया बीजांड द्वार की ओर चला गया। 2 अगुणित केंद्रक बन गए। अब ये भी विभाजन को जाएगा और ये भी जाएगा। ठीक है ना? इसमें 2 विभाजन होंगे, तो 1 से 2 और 2 से 4, इधर भी 2 विभाजन होंगे। इस प्रकार दोनों साइड के केंद्रकों में 2-2 समसूत्री विभाजन होंगे। 2 ही तो ऊपर होंगे और 2 ही नीचे होंगे। अरे भाई, इसमें भी समसूत्री 2 होंगे और उसमें भी 2 होंगे, तो 2 से 4 बन गए। 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, तो ऊपर भी 4। ये तो चलेगा ही साथ में समझाने के लिए आपको। ठीक है ना? तो देखो इधर ये स्थिति बन गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और सभी कैसे? बोलो, अगुणित। सभी कैसे? अगुणित। ये पोजीशन बन गई। क्या हुआ? सक्रिय गुरु बीजाणु जो कि अगुणित है। ठीक है ना? उसमें समसूत्री विभाजन हुआ पहला, जिससे 2 अगुणित केंद्रक बन गए। एक केंद्रक निभाग की ओर चला गया, एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर चला गया। अब दोनों ही केंद्रकों में 2-2 समसूत्री विभाजन हुए, जिससे 4-4 अगुणित केंद्रक बन गए ना, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब इन 4-4 में से एक एक केंद्रक सेंटर की ओर मूव करेगा, केंद्र की ओर मूव करेगा, तो पोजीशन हमारे सामने क्या बन जाएगी? जरा देखें, ये बन जाएगी 1
दो तीन अगुणित और एक दो तीन अगुणित, समझ में आ गई ना। और यहां पर एक और एक दो अगुणित अगुणित। अरे भाई ऊपर से एक आ गया, नीचे से भी एक आ गया मूव करता हुआ, और बाकी की पोजीशन तो है ही जो भी है तुम्हारे सामने, ठीक है ना। ये स्थिति तो है ही आपके सामने, बन गई पोजीशन। अभी तक तो एक केंद्रक की स्थितियां हैं, तो केंद्रक कितने हो गए यहां पर अगुणित 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब ये कोशिका में कन्वर्ट होंगे, तो कोशिका में कन्वर्ट होंगे तो अपना जीव द्रव्य लेकर के कोशिका बनाएंगे, कोशिका भित्ति बना लेंगे, अपने चारों ओर कोशिका भित्ति बना लेंगे। इस प्रकार से देखो ये कोशिका भित्ति बना ली हो, ऐसे करके कोशिका भित्ति बना ली, ठीक है ना, कोशिका भित्ति बना ली इन्होंने। तो स्थिति क्या बन जाएगी जरा देखें, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक बड़ी कोशिका अगुणित, दो छोटी कोशिकाएं अगुणित, ठीक है ना। इधर समान आकृति की कोशिकाएं अगुणित, एन एन एन, ओके, समझ में आ गई बात नहीं आई। ये एन, ये केंद्रक है एन, और ये कोशिकाएं हो गई ना भैया। और बीच में भी बन गया एन और एन, और ये तो हमारे सामने है ही, जो पोजीशन तुमको बता रखी मैंने, ये वाली स्थिति तो, ठीक है ना, ये पोजीशन तो चली आ रही है, ठीक है। अब आपके सामने कंप्लीट हो गया मामला। कितनी कोशिका बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका कितने गए 7, लेकिन केंद्र कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आ गया भ्रूण कोश, इसी को क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश कहेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। दोबारा सुन लो, अभी इसकी मैंने पूरी चर्चा नहीं की है। सबसे पहले सक्रिय गुरुबीजाणु जो था, जो अगुणित केंद्रक जिसमें था, मैं अभी बना के आ चुका हूं सक्रिय गुरुबीजाणु, उसमें समसूत्री वहन होता है, जिससे दो अगुणित केंद्रक बनते हैं, एक निवाहक की ओर चला जाता है और एक बीजांड द्वार की ओर आ जाता है। अब इन अगुणित केंद्रकों में दो दो समसूत्री वहन होते हैं, जिससे 4 केंद्रक निवाहक की ओर और 4 ही केंद्रक बीजांड द्वार की ओर बन जाते हैं। इनमें से एक एक केंद्रक केंद्र की ओर मूव करता है और सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके ऊपर भित्ति निर्माण शुरू हो जाता है, और भित्ति निर्माण होकर के ये पोजीशन आ जाती है हमारे सामने, ये पोजीशन आ जाती है। इसमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर बनती हैं, 3 कोशिकाएं निवाहक की ओर बनती हैं, और एक कोशिका सेंटर के अंदर बनती है, ठीक है। जिन्हें हम क्या नाम देंगे उसका चित्र मैं अलग से बना रहा हूं, तो ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से घटनाक्रम बनाता। इसी को मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास कहते हैं। ये भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर है, जिसे मैं आपको यहां पर और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो देखो इधर इनको मिटा रहा हूं मैं अब आपको सबको, और मैं इसका एक बढ़िया सा डायग्राम आपको बनाता हूं। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का डायग्राम क्या होता है, ये देखिए अब हम बना रहे हैं आपके सामने। ये हो गया हमारे पास, ये अगुणित अगुणित अगुणित, ये तीनों बराबर हैं, अगुणित कोशिकाएं, और ये स्थिति ये हो गई, ठीक है भाई। इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। प्रतिमुखी कोशिकाएं, कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स। क्यों है प्रतिमुखी, क्योंकि मुख तो यहां है ना, ये अरे भाई ये रहा, लो बना दो, यही तो है स्थितियां। 2 आवरण हो गए, ठीक है ना, ये 2 आवरण हो गए, ये बीजांड द्वार है, आप सबको पता है बीजांड द्वार है, ठीक है ना। और ये क्या है, निभाग है, इनकी चर्चा अपन को कर रहे नहीं यहां पर। तो निभाग की ओर की 3 बराबर की कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और बीजांड द्वार की ओर की कोशिकाएं, ये कोशिका हो गई अंड कोशिका, अंड सेल यानी एग सेल, और ये हो गई सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं या सिनेरिज्ड, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, और सिनेरिज्ड भी कह सकते हैं, सिनेरिज्ड, सिनेरिज्ड सेल्स। और दोनों मिलकर के बनाती हैं अंड उपकरण, एग एपरेटस, अंड उपकरण एग एपरेटस बनाती हैं, अंड उपकरण बनाती हैं, क्लियर। और बीच में ये क्या भैया, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, सेंटर में ना केंद्रीय सेल, जिसमें क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। द्वितीयक मतलब 2 केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, इनको सनलीन केंद्रक भी कह सकते हैं, सनलीन, इनको सनलीन, कभी संयुक्त हो जाती बाद में ये
द्वितीय केंद्रक होते हैं या संलीन केंद्रक कहते हैं। और इस प्रकार का ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो यहां से, ठीक है ना, ये जो मैंने नोट किया है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना, ये समझाने के लिए। इसको हटा भी सकते हो आप यहां से। लो अब मैं हटा देता हूं इसको यहां से। ये लीजिए साहब, ये मैंने हटा दिया इसको यहां से, ये हट गया, ठीक है ना, ये हट गया सब कुछ यहां से। चलो जी, हट गया। अब आपके सामने क्या आ गया? ये आ गया भ्रूण कोश आ गया। मादा युग्मकोद्भिद भी कह दो इसको, मादा युग्मकोद्भिद, या इसको एम्ब्रियो सैक भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीनों नाम है जिसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं निवाक की ओर, 3 कोशिकाएं हैं, इनमें से एक बड़ी कोशिका होती है नाशपाती आकार की अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं होती है जिनको अपन सिनेरिज्ड सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेरिज्ड सेल भी कहते हैं। और बीच में क्या होता है? केंद्रीय कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। द्वितीय केंद्रक का सलीन केंद्रक कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। ये एक पॉलीगोनल, एक बीजाणुक पॉलीगोनल टाइप का बीजांड होता है। बीजांड अगर मैं इसको पूरा बना दूं, होता है पॉलीगोनल टाइप का एक भ्रूणकोश पॉलीगोनल टाइप का क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। इसको हिंदी में एक बीजाणुक भी कहते हैं, एक बीजाणुक या पॉलीगोनल टाइप का भ्रूणकोश ये कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने क्या बना लिया? मादा युग्मकोश का विकास कंप्लीट कर लिया। ध्यान देना, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ाया गया है। आपको ये पढ़ाया गया इस चैप्टर के अंदर, पूरे के अंदर, कि सबसे पहले तो नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, उसके लिए पुंकेसर था, फिर परागकोश था, फिर लघु बीजाणु धानी थी, फिर उसमें परागकण बने थे, फिर परागकण से 2 नरयुग्मक कैसे बन गए ना, वहां पर ध्यान है। और इधर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में एक अंडप था, जायांकीय का एक अंडप में अंडाशय था, अंडाशय में बीजांड था, और बीजांड के अंदर कैसे गुरु बीजाणु जनन हुआ और कैसे एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास हुआ है भ्रूणकोश। और इसी भ्रूणकोश में वो रचना है जिसकी जरूरत है अंडकोश का, क्योंकि अंडकोश का से आकर के ही तो नरयुग्मक मिलेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ना और अच्छे से याद करना इन चीजों को, क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा वो परागण और निषेचन से रिलेटेड होगा। पहले परागण होगा, परागकण उड़कर के आएंगे, वर्तिकाग्र पे अंकुरित होंगे, फिर 2 नरयुग्मक निकलेंगे, और नरयुग्मक फिर इनको आकर के क्या करेंगे? निषेचित करेंगे, और तब भ्रूण का विकास होगा। और जब भ्रूण बन जाएगा तो फिर भ्रूण बनने के बाद अंडाशय फल में बदल जाएगा, बीज बनेगा। और यही तो हम पढ़ रहे हैं कि आवृत बीजी पादपों में जनन कैसे होता है, अर्थात शुरुआत पुष्प से हुई थी और एंड बीज से होगा, क्योंकि बीज जब होगा तो उसमें लग जाएगा, बीज से ही पेड़ बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमने आपको देखा किस प्रकार से एक भ्रूण कोश का विकास होता है और किस प्रकार से एक नर युग्मक का विकास होता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो किस प्रकार से वो काम होगा, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं, आज ये टॉपिक चैप्टर ही पूरा हो जाएगा आपका। थोड़े से क्वेश्चंस आप फटाफट से देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे तो हम लोगों को फायदा मिलेगा इस चीज का। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस। ज्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर जो आपको प्रॉब्लमेटिक करे। क्वेश्चंस हैं, पराग कोश की सबसे भीतरी स्तर यानी टेपिटम का क्या कार्य है? टेपिटम पोषण देता है, ठीक है ना। युविष्काय बनती है, युविष्काय याद करो, तो युविष्काय किससे बनती है? टेपिटम से। भाई टेपिटम में गोलाकार रचनाएं होती हैं, उन्हें प्रोयुविष्काय कहते हैं, और वह स्पोरो पोलन का जमा हो जाता है तो वो युविष्काय कहलाती है। तो टेपिटम से ही युविष्काय का निर्माण होता है। 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में चाहिए? 25 चाहिए, 25, क्योंकि 1 4 बनाता है तो 2500 बनाएंगे। मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद को भैया जी? भ्रूण कोश कहा जाता है। परिपक्व पॉलीगोनल, ये लिख ला, पॉलीगोनल, गोनम, पॉलीगोनम, परिपक्व पॉलीगोनम, गोनम है ये मैं शब्द है। परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश में क्या मिलता है? 8 केंद्रक मिलते हैं और 7 कोशिकाएं मिलती हैं। तो 8 केंद्रकी
और 7 सेल पाई जाती हैं, 7 कोश की स्ट्रक्चर है। आवृतबीजी पादपों में एक परागकण से कितने नरयुग्मक मिलते हैं? 2। एक परागकण से 2 नरयुग्मक बनेंगे। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, अति लघुत्रात्मक। टेपिटम कितने प्रकार की होती है? नाम बताओ। टेपिटम 2 प्रकार की होती है, स्रावी या ग्रंथिल, और दूसरी होती है अमीवीय। ठीक है ना। पोलन किट क्या है? पराग कणों के ऊपर एक तेलीय चिपचिपा पदार्थ की परत, उसे पोलन किट कहते हैं। अपन डिस्कस कर चुके हैं पोलन किट। पराग नलिका पराग कण के किस स्थान से बाहर निकलती है? पराग कण के जनन छिद्र से कहां निकलती है? जनन नलिका पराग नलिका बाहर निकलती है। अंड समुच्च क्या होता है? ये रहा भैया जी अंड उपकरण है, अंड समुच्च भी बोल दो इसको, समुच्च, जिसमें एक अंडकोश का नाशपाती आकार की बड़ी और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वितीयक केंद्रक कैसे बनता है? ये रहा द्वितीयक केंद्रक ऐसे बनता है, दोनों तरफ से निवाक से इधर से एक एक केंद्रक आकार के सेंटर में जुड़ जाता है। मैं केवल वो क्वेश्चन बोल रहा हूं जो सिंपल से आपके। नागफनी में किस प्रकार का बीजांड मिलता है? कुंडलित, क्योंकि नागफनी में जो उदाहरण दिया था वो फैमिली कैक्टस दिया था कुंडलित में, और कैक्टस फैमिली में आता है नागफनी, तो नाम पे मत जाना, कैक्टेसिकुल नागफनी यानी कुंडलित प्रकार का बीजांड मिलता है। टेपिटम के कार्यालय को विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना। परागकण की संरचना बता दी आपको, बाहरी आवरण, भीतरी आवरण, पैक्टिन सेलुलोज का बाहरी आवरण, स्पोरोपोलिन का। युविष्काएं क्या होती है? अभी बोला। टेपिटम के ऊपर गोलाकार बसा की गोलिका बन जाती है, प्रोयुविष्काएं, जिन पर स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, इसे युविष्काएं कहते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड का चित्र अपन बना चुके हैं, प्रति बीजांड वाला पूरा, 2 अध्यावरण, भ्रूणकोश वगैरह वगैरह बीजांड का है, सब कुछ अपन बता चुके हैं। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। ये रहा आपका नामांकित चित्र पॉलीगोनम। ऋजु और प्रतीप बीजांड पढ़ा चुके हैं। ऋजु बीजांड सीधी रेखा में, प्रतीप बीजांड सीधी रेखा में। जब बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड पर्यंत एक सीधी रेखा में ऋजु, और प्रतीप में वो जो बीजांड पर्यंत वो 180 डिग्री पर घूम गया। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना 4 आवरण, बाह्य, फिर अंदर का, फिर मध्य स्तर, फिर टेपिटम स्तर, परागकोश की संरचना। लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, रेखिक, टी आकृति, क्रॉसित, समद्विपार्श्विक याद आ जाओगे आपको। बीजांड के विभिन्न प्रकार, ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, कुंडलित बीजांड, अनप्रस्थ बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड वगैरह वगैरह। ठीक है, सब बता दिया। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक का परिवर्धन कैसे होता है? परागकण से आपको 2 नरयुग्मक कैसे बनाए थे मैंने? परागकण से 2 नरयुग्मक कैसे, नर युग्मक कैसे बनाए थे वो आपको बताना है इसमें। और भ्रूण कोश का परिवर्धन, ये रहा का चित्र बनाइए, जो अभी आपको बताया मैंने, भ्रूण कोश का परिवर्धन अभी इससे पहले जो बनाया था वो आपको बताना है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा हो जाता है कंप्लीट। आपका 2 चैप्टर पूरे हो गए, और मैं साथ में ही आपको PDF भी पहले इसकी भेजूंगा 2 चैप्टर्स की, जो आप नोट कर लेना। जो नोट करना चाहते हैं बच्चे, थोड़ा लेट हो गया था मैं, उसके लिए आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं, सॉरी, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से कुछ नोट्स वगैरह को सेट करने के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। पर आपको मैं 2 पार्ट की PDF भेजूंगा अभी, और उसके बाद वो उतारते रहना। जो लोग डायरेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो पवनी मित्र से भी ले सकते हैं नोट्स, सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।